Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing great. Welcome back to this another very interesting lecture, which is an overview of the usage of tense and sentence for research proposal composition. My dear students, you must know this thing very clearly that when you are doing your MSN and you're in a research program, research is a mandatory, and for that, inshallah, upcoming time, you're going to propose a research proposal, right? So for very that purpose you must know how to compose that, which you're already doing in your research methodology class, and you've done it already in the best manner ever. But my task here is to tell you कि जब आपने स्टेप बाय स्टेप अपना रिसर्च प्रपोजल कंपोज करना है, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में आपने किस पोर्शन में कौन सा टेंस और किस पोर्शन में कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है. एंड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड. योर अप्रोच शुड बी ओपन, शुड बी आउट गोइंग. मेरा लेक्चर कुरान का हर्फ नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मैंने कह दिया आपने उसी तरह, यू कैन चेंज इट, यू कैन डू अकॉर्डिंगली जो आपको बेहतर लगे. बट ये आपके लिए गाइडलाइन है जो कि आपको इतना गाइड करेगी कि आपके पास एक आइडिया होगा कि किस पोर्शन में आपने कौन सा टेंस और कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल टाइप्स ऑफ द सेंटेंस. इसमें जो हमारे पास डेक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सारे जो हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी आप कहना चाहें, तो मैं इन सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, इन इस टाइप्स की बात कर रही हूँ. एंड देन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंस, मैं ऑलरेडी क्लास में लेक्चर में बता चुकी हूँ टेंस क्या है. 4 टाइप्स ऑफ टेंसेज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसमें सबसे पहला जो है सिंपल टेंस है, उसे आप इंडेफिनिट भी कहते हैं. देन द सेकंड इज़ द कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड इज़ द परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज़ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऑलवेज रिमेंबर. हाँ, कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और ये लेक्चर मैं क्लास में कंडक्ट कर चुकी हूँ. स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन दैट क्लास, वो उन स्टूडेंट्स को प्लीज़ ये लेक्चर, टेंस का लेक्चर भी समझा दें और शेयर कर दें जो कि एब्सेंट थे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वेरी लेक्चर. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वेरी पोर्शन विच इज़ इंट्रोडक्शन. हाँ, एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट करने से बताना चाह रही हूँ बेटा, इट इज़ नॉट योर टेम्पलेट और योर स्टाइल ऑफ प्रपोजल विच इज़ राइट अवे फॉर MSN. ठीक है, ये मैंने इस प्रपोज़ल में कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपके प्रोग्राम से, कुछ कंपोनेंट्स मैंने और प्रोग्राम से सिलेक्ट किए हैं. तो आप इस लेक्चर को फॉर द सेक ऑफ प्रपोज़ल कंपोजिशन मत रखें, इसको फॉर द सेक ऑफ इस हिसाब से आप इस्तेमाल करें कि इसमें आपको पता चले कि किस पोर्शन में कौन सा टेंस और कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, फ़ायदा ये है कि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रास भी ऐड किए हुए हैं, पोर्शंस जो कि नॉर्मली आपके प्रपोज़ल में नहीं होते. जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने वो चीज़ें ऐड की जो आपके प्रपोज़ल में नहीं होते लेकिन आपकी थीसिस में होंगे, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. तो प्लीज़ आप उस बात से पैरानॉइड ना हो. एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पोर्शन. राइट, it is a brief explanation of the introduction portion which provides the functional sentences section of each element. कि एक इंट्रोडक्शन पोर्शन में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके मैंने फंक्शनल सेंटेंसेस का पोर्शन अलग से बनाया है, एंड मैंने उनके टेंस का पोर्शन अलग बनाया. तो अब जब आप एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं और उसमें जब आप सबसे पहली चीज़ आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, यू राइट द बैकग्राउंड फॉर योर टॉपिक. तो जब आप वो बैकग्राउंड का पैराग्राफ 1 2 3 जितने पैराग्राफ्स आप लिख रहे होते हैं, तो उसमें मोस्टली एजर्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इन सेंटेंसेस को हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं, और बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस की टर्म ऐड इसलिए किया ताकि आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिले कि जितने भी हमारे पास जितनी भी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, द वर्ड एक्सप्लेनेशन इट सेल्फ कॉल्स फॉर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इट सेल्फ कॉल्स फॉर एसर्टिव स्टेटमेंट सेंटेंसेस. राइट, तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट, एंड सेम गोज विद द एक्सप्लेनेटरी, इट एक्सप्लेन्स द रेलेवेंस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक.
तो आपको ये पता होना चाहिए, बस आपके जहन में होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास डेक्लेरेटिव एजर्टिव हैं, यही वाले जितने भी हमारे पास स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस है, वो सारे आपके पास बैकग्राउंड पोर्शन में आते हैं। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आता है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का भी इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी जब आप प्रेजेंट इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स और रिसेंट, आप जब किसी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स की बात करते हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, कोई रिसेंट ट्रेंड की बात करते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस आप तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन और स्टेट। आप किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फिनोमिनन के स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी एक्शन की जो ऑन गोइंग है, जो चल रहा है, वो ट्रेंड जो आजकल इस्तेमाल में चल रहा है, मे बी कुछ ऐसा आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। देन इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तब इस्तेमाल होगा, इट इंडिकेट्स एक्शंस दैट आर कंप्लीट इन इट्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट हम तब जो कि कंप्लीट हो चुके हैं अपनी स्टेट में। तो जब आप ऐसी कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यू विल गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन यू आर गोइंग टू गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हमारे पास बेटा वो टेंस आ जाएंगे कि जिसमें आप ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए हैं, लेकिन दे आर कंटिन्यूइंग इनटू द प्रेजेंट एंड दे may I mean continue into the into the future as well. तो जब आप ऐसा कोई फिनोमिनन डिस्कस कर रहे हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में आपके पास जो टेंस आने वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा। देन आप इंट्रोडक्शन में जो बैकग्राउंड पोर्शन है वहाँ पे आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी आप यूज़ करते हैं। दे डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट वर ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कि आप ऐसे किसी इवेंट की, आप किसी ऐसे ट्रेंड की, किसी ऐसे ट्रेंड की मैं बात कर लूँ, या किसी ऐसे स्टेट की, किसी ऐसे एक्शन की जो पहले था और चल रहा था और काफ़ी फेमस चल रहा था, वो अब नहीं है। तो अगर आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आपने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। देन कम्स पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करें। आई एम सो सॉरी, माई अपॉलॉजीज। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर पास्ट परफेक्ट, सिमिलरली इंडिकेट एक्शंस दैट आर completed बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। अब ये भी वही टेंस के मुताबिक, अगर आपने टेंस का लेक्चर लिया है मेरी क्लास में एंड आपने अगर नहीं भी लिया तो प्लीज़ आप वो लेक्चर रिविज़िट करें, वो बहुत ज़्यादा आसान स्लाइड्स हैं। ठीक है। एनीवेज़ ये उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि एक सर्टेन पॉइंट जिसका आपको कंप्लीशन पता था और आपको उस कंप्लीशन पॉइंट का पता था और वो पास्ट की बात है। तो अगर आप ऐसा कोई ट्रेंड, ऐसे किसी एक्शन की जिक्र करें, तो वहाँ पे भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आप अपने प्रपोजल का बैकग्राउंड लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पोर्शन का। ठीक है बेटा। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी, तो आप देखें इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों की आप देख रहे हैं कि एक किस्म से तकरीबन हर किस्म का प्रेजेंट और पास्ट टेंस इसमें आ चुका है। इवन कि यहाँ पे मेरी बात की आपको सिंपल समझ आ रही है बेटा। तो बिकॉज इट इज़ अ वेरी डाइवर, अब मैंने छोटी सी एक एग्जांपल दे दी, आप इसे पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और बेटा इन दिस वेरी लेक्चर एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा परेशान और कंफ्यूज करेंगी, दैट इज़ डन। मतलब कहने से मुराद ये कि ये मैंने इंटेंशनली ऐसा किया है। रीज़न बीइंग कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एज़ इट इज़ प्लेन सेंटेंसेस और प्लेन टेंस इस्तेमाल आप नहीं करते, और ना ही आप एक ही लाइन में एक चीज़ कर रहे होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स और मिक्स करके करते हैं, और वो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट भी वैसी की जाती हैं। तो आपको टोन ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस का कि इसकी मेजर और माइनर टोन क्या है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो आपको टोन से अंदाज़ा लगाना हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में दो तीन फ्लक्चुएशंस भी हो टेंसेस की, या दो तीन टाइप के सेंटेंसेस भी आपने मिक्स करके कॉम्प्लेक्स सा बना कर लिखा हो। ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि आपको देखना है कि मेजर टोन क्या है, और मेजर टोन से आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा यहाँ पे मैं जी मेजर टोन में ये टेंस है या ये सेंटेंस है, या
आपको अगर ये ऑलरेडी ये लेक्चर आप ले रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जब आप अपना प्रपोजल डेवलप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा मुझे मेजर टोन इस टेंस और इस सेंटेंस की देनी है। और ये लेक्चर भी आपको ये बता रहा है कि यू कैन इवन स्विच टू अदर टाइप्स ऑफ, मतलब एक ही जगह में आप डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस और टेंस, फंक्शनल सेंटेंसेस और टेंस टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। बट आपके अपने जहन में अंदाज़तन ये चीज़ होगी कि जो लेक्चर मैंने आपको दिया वो मेजर है और वो मेजर टोन आपकी उसमें बरकरार रहनी चाहिए, वरना तो डोमेन इसका ओपन है, ये तो आप किसी भी तरह उसको वो कर सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द रैशनल ऑफ द स्टडी, जब आप रैशनल लिखते हैं तो अगैन रैशनल में आप डेक्लरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस का ही इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर डेफिनेटली इट स्टेट द रीजंस और जस्टिफिकेशंस फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च। ज़ाहिर है रैशनल क्या बताती है। फिर they explain the background circumstances that led to the need for the study and assess the significance or potential impact of the research. Rational basically आपको justifications और reasons आप उसमें लिखते हैं कि ये study आप क्यों conduct कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए justification reasons आप दे रहे होते हैं। बेसिकली आपको circumstances बताती है कि क्या ज़रूरत क्या पड़ गई स्टडी की, या इसका पोटेंशियल क्या है, इसकी एक किस्म से सिग्निफिकेंस तक आप जा रहे थे। थोड़ा सा एक छोटा सा इसमें ये एक छोटा सा वो होता है, ठीक है। अब बिकॉज ये ऑलरेडी आप जस्टिफिकेशंस की साइड पे जा रहे हैं तो आप डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस का भी, लेकिन बिकॉज आप रीजनिंग और जस्टिफिकेशन करें तो यस आप कहीं कहीं इम्पेरेटिव टोन में भी जा सकते हैं। बट देन ऑल्सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये मैंने आपको क्यों यहाँ पे बोला, आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए बोला कि ज़रूरी नहीं है कि जो टेंस या जो सेंटेंस मैंने लिख दिया है वही इस्तेमाल होगा। इट इज़ जस्ट अ गाइडलाइन फॉर यू। अब ये एक स्केलेटन है, एक फ्रेमवर्क है, आपने खुद इसमें यू हैव टू फिल इन द मास, राइट। तो इधर हाँ, अब आप डिपेंड करता है, मे बी एक मेरे बच्चे की जस्टिफिकेशन इज़ डिफरेंट और उसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल उस सिचुएशन उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो वो लिख रहा है, मे बी वहाँ पे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के टोन में चला जाए या किसी और सेंटेंस की, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी इंडीड, राइट। अच्छा, सेंटेंसेस में अगैन इसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का इस्तेमाल होता है, देन प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आता है, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। मैं आगे फर्दर ये जो उसके सामने लिखा है ये नहीं पढ़ूंगी, आपको मैं ये इसके नोट्स शेयर कर रही हूँ, आपके पास ऑलरेडी होंगे, आप इसके नोट्स पढ़ें, एक बार लेक्चर सुने और उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। स्लाइड्स, आई मीन टू से द डॉक्यूमेंट। यस, नाउ एग्जाम्पल आप पढ़ लें, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। देन अच्छा, एक छोटा सा नोट है, इन द रैशनल ऑफ द स्टडी द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू हाईलाइट द ongoing relevance of the research topic and its importance in the current context of addressing climate change and transitioning to sustainable energy system. The simple future tense is used to discuss the potential outcomes or contributions that the research aims to achieve, emphasizing its significance for future developments in renewable energy solutions. Renewable energy solutions पे मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा है। अब ये जो नोट है ये आपको बता रहा है कि कहाँ पर रैशनल में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, और कहाँ पे मैं सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, और क्या फ़र्क दोनों टेंस का पैदा हो रहा है। कि आपको मैं ये बताना यहाँ पे चाह रही हूँ कि एक टेंस से आपकी बात का पूरा मतलब बदल जाता है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग वन, हम सबका फेवरेट, विच इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पोर्शन। अच्छा, जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं या डेक्लेरेटिव की। डेक्लेरेटिव इसलिए बिकॉज यू क्लियरली स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम और गैप इन द नॉलेज। आप बेसिक डायरेक्टली स्टेट करते हैं कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है मेरी, या ये एक नॉलेज गैप है जिसमें मैंने ये रिसर्च प्रॉब्लम करनी है। इम्पेरेटिव इसलिए बिकॉज यू डिक्लेयर द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ये वो पोर्शन है जहाँ आप अपनी स्टडी का एम या ऑब्जेक्टिव पुट कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, वो खुद में अपने आप में एक किस्म का एम है। तो यहाँ पे आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब टेंसेस इसमें कौन से आ जाएंगे, वी हैव द सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। और वो आप आगे इसके सामने जो लिखा हुआ है वो आप नोट्स में उसको स्टडी करते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये सामने मैंने लिखा हुआ है, इनके एग्जाम्पल मैंने दिया है, रीड द एग्जाम्पल। अच्छा, अब रिसर्च क्वेश्चंस की बात करें। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं, जब आप एग्जाम्पल पढ़ें तो आप हाईलाइट कर आइडेंटिफाई, आपको एग्जैक्ट वो
सेंटेंस तो नहीं नज़र आएगा एज इट इज़ सीधा सीधा जो हम एग्जाम्पल्स में करते हैं, बट आपको मेजर और माइनर टोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च क्वेश्चंस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनल सेंटेंसेस. रिसर्च क्वेश्चन अपने जहन में याद रखें. आप अगर रिसर्च क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस है, राइट अवे इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आप कहना चाहें. जाहिर है बिकॉज यू पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट गाइड द रिसर्च, कि आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए, दिस क्वेश्चन में ये चीज़ें आपकी रिसर्च अपनी गाइडेड रिसर्च कर देते हैं कि ये डोमेन है, ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 डोमेन है जिसके उसमें हमें रिसर्च करने हैं, राइट. अब टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट भी है, सिंपल फ्यूचर भी है. पास्ट का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, ज़ाहिर है, क्योंकि आप पास्ट के आप क्वेश्चन के आपने करना क्या है, ठीक है. तो आप प्रेजेंट टोन में भी लिख सकते हैं बिकॉज यू पोज क्वेश्चंस करंटली रेलेवेंट, और आप फ्यूचर टोन में भी कर सकते हैं, एड्रेस क्वेश्चंस दैट विल बी एक्सप्लोर्ड इन द स्टडी. और मोस्टली इसमें सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट ही पाया जाता है, राइट. एग्जाम्पल से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप थोड़ा पढ़ लें इसको. नाउ कमिंग टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसी को ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करते हैं. और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप अपना रिसर्च क्वेश्चन तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, ऑलवेज कीप कि वो एक दूसरे के साथ अलाइन होने चाहिए, वरना इट इज़ अ फ्लॉड रिसर्च प्रपोजल. नाउ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में जो आपका टोन होता है, सॉरी आपका फंक्शनल सेंटेंस होता है, वो राइट अवे इम्पेरेटिव होता है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है. इम्पेरेटिव से राइट अवे आप एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यू आउटलाइन द स्पेसिफिक गोल्स और एम्स फॉर द रिसर्च, राइट. हाँ, कुछ लोगों के डेक्लरेटिव टोन में भी चला जाता है, कैन बी अ पॉसिबिलिटी, पर मोस्टली इट्स इम्पेरेटिव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस आप आगे पढ़ लें, जो लिखा है उसके. सिंपल फ्यूचर टेंस वो भी आप आगे पढ़ लें, मैं ही आपको बल्कि पढ़ देती हूँ, छोटा सा ही है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यू स्टेट करंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, एंड देन सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस व्हाट विल बी अकम्प्लिश. या आप राइट अवे करंट ऑब्जेक्टिव स्टडी के प्रेजेंट कर रहे हैं तो यू आर गोइंग फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस. और या अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि व्हाट विल बी अकम्प्लिश्ड बाय द स्टडी, तो उसमें आप फ्यूचर की बात करें कि क्या होगा, तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल आप पढ़ लें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, एंड इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रैशनल, सो दैट कीप दैट इन योर माइंड. खैर, वो आपने ऑलरेडी अपने रिसर्च मेथडोलॉजी में पढ़ लिया होगा. अच्छा, ना इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, इसमें फंक्शनल सेंटेंसेस जो इस्तेमाल होते हैं राइट अवे, मोस्टली वो डेक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंसेस ये होते हैं, राइट. बिकॉज दे हाईलाइट द इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी रेलेवेंस क्या है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, नीड क्या पैदा हो ये स्टडी को करने की, तो ऑल दीज थिंग्स, राइट. अब इसमें जो टेंस इस्तेमाल होता है, और बिकॉज ये सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस वजह से you're going for declarative and assertive sentences. Now let's talk about the tense. Again इसके बड़ा simple है, simple present है, simple future है. अब बहुत simple है, tenses ज़्यादा complicated background में थे because उधर का knowledge base ज़्यादा था. एग्जाम्पल में आप पढ़ लें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशनल डेफिनेशंस. ऑपरेशनल डेफिनेशंस वो पोर्शन होता है जहाँ पे आप फिजिकली बताते हैं कि आप अपने कुछ वर्ड्स जो आपकी की टर्म्स हैं मोस्टली आप उनको वहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, जो फर्दर आपकी स्टडी में इस्तेमाल होंगी, ताकि जो रीडर है वो एक बार पढ़ के समझ जाए और फर्दर आपको उनको ज़्यादा एलेबोरेट बार बार ना करना पड़े अपने थीसिस की या अपने प्रपोजल के दौरान. अब ऑपरेशनल डेफिनेशंस में जो फंक्शनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले मोस्टली जो इस्तेमाल होता है एजर्टिव और डेक्लरेटिव. जाहिर है कि आप अपनी की टर्म्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि ये आपके जो टूल्स हैं, जो एजेंडा आइटम्स हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना है फर्दर अपनी रिसर्च में, तो आप उनको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, आप उनकी नॉलेज दे रहे होते हैं. नॉलेजेबल स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली, तो दैट इज़ वाई दे आर एजर्टिव एंड डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, बिकॉज दे प्रोवाइड क्लियर एंड प्रिसाइज डेफिनेशंस ऑफ द की टर्म्स और वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड इन योर स्टडी फर्दर. अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल होता है. वो कैसे होता है? बिकॉज इट इंस्ट्रक्ट ऑन हाउ टू अप्लाई और इंटरप्रेट दीज डेफिनेशंस इन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट. जब आप एक की टर्म को डिफाइन कर देते हैं, फिर आप फर्दर बताते हैं कि ये जो सो एंड सो टूल है मेरा, या ये सो एंड सो टर्म है, इसको मैं, या ये जो सो एंड सो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अपने रिसर्च में कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगा, कैसे इस पर अप्लाई करूँगा, कैसे उससे मैं क्या अखज़ करूँगा, क्या इंटरप्रेट करूँगा. तो बिकॉज आप यहाँ पे आप थोड़ा
उस साइट पर जा रहे हैं, तो आप एक किस्म का इंस्ट्रक्ट साइट पर आप जा रहे हैं या एप्लीकेशन पार्ट पर जा रहे हैं, वो चीज़ आप गाइड कर रहे हैं, तो हाँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल इसमें है. नाउ द टेंसेस दैट आर यूज्ड हियर इज़ फर्स्ट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड इज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और नेक्स्ट इज़ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. और ये यहाँ पे किस किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं वो फर्दर आप लिखे हैं, आप पढ़ लें. अच्छा, आप ये कंफ्यूज ना हो कि आप कहें कि मैम ने एक ही लिखे होंगे और हम एक ही पढ़ लें. नहीं बेटा, हर कैटेगरी के लिए सेम डिफरेंट. अगर मिसाल के तौर पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक कैटेगरी में इस्तेमाल करी, दूसरे में भी करी, दूसरे में भी करी, तो हर कैटेगरी की अपनी अलग एक्सप्लेनेशन है. तो प्लीज़ रीड these notes thoroughly, that is important, ताकि आपको पता चले कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस कैटेगरी में इसलिए इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरी कैटेगरी में क्यों. आप तभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको कहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है और क्यों करना है. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, कुछ मैंने आपकी इस फील्ड से रिलेटेड और वैसे जनरली कुछ एक टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी है. आप वो देख लें और आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको आप ये एग्जाम्पल से कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट. फर्दर आई हैव ऑल्सो गिवन अ लिटिल नोट वेयर यू से दैट इंश्योर दैट दीज ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर कंसाइसली अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एंड थ्रू आउट द स्टडी टू मेंटेन क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. अगैन मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन दिया जिसमें मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस आप इस्तेमाल मतलब जो टर्म्स आप डिफ़ाइन करें यहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशंस के पोर्शन में या जो टूल्स, वो फर्दर आपकी थ्रू आउट द स्टडी उसके साथ अकॉर्डेंस मेंटेन हो. मतलब थ्रू आउट द स्टडी आप उनका इस्तेमाल भी करें, उनको यूज़ भी करें, वरना फ़ायदा नहीं है. अगेन रिसर्च विल नॉट बी अलाइंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द research proposal, which is definitely research methodology. Now in the research methodology I'll be talking about the material and the methods. So first material in the research methodology is study design. So if I'm talking about the study design कि study का design क्या है, वो छोटा सा मैंने यहाँ पर explanation भी दिया है कि study design refers to the overall strategy that you choose to integrate the different components of the study in a coherent and logical way, thereby ensuring you effectively address the research problem. Right. ये आप थोड़ा सा पढ़ लें. अगैन ये मेरा काम नहीं है, इट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी थिंग, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी कि आपको थोड़ा सा आइडिया अगर किसी के पास नहीं है, व्हाई नॉट, व्हाट्स बैड इन गिविंग एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नथिंग दैट. अब छोटे सा मैंने एक एग्जांपल भी आपको स्टडी डिज़ाइन का दिया है. अब अगर मैं इसके यूजेज ऑफ टेंस और सेंटेंस की बात करूँ, जो मोस्ट टाइप ऑफ फंक्शनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, दैट इज़ द assertive सेंटेंस और द declarative वन. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है, और जो टेंस है इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट. अब मैंने एग्जाम्पल दिया, दिस स्टडी विल यूज़ अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT designed to evaluate the effectiveness of the new wound care protocol. अब इसमें जो टेंस मैंने इस्तेमाल किया है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और वो कैसे इस्तेमाल हुआ है आप देख लें, दिस स्टडी विल यूज़. तो आप यहाँ इस छोटे से मिसरे से ही, इस छोटे से फ्रेज से आपको समझ आ जाएगी कि दिस इज़ अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. राइट. Now let's talk about the setting. Study setting क्या होती है? It is a physical, social or cultural site in which the study is conducted. एक जगह जहाँ पे आपकी स्टडी कंडक्ट हो रही है. बेसिकली इसमें हॉस्पिटल्स भी आपके डोमेन में आ सकते हैं, क्लिनिक्स, कम्युनिटी सेंटर्स एट्सेट्रा ये सब आपके डोमेन में आ सकते हैं. राइट. एग्जाम्पल मैंने आपको छोटी सी दे दी है कि योर स्टडी माइट बी सेट इन अ हॉस्पिटल्स इंटेंसिव केयर यूनिट ICU इफ़ यू आर रिसर्चिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर ऑन ICU पेशेंट. अगर आप ICU पेशेंट्स में एक न्यू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी जो सेटिंग होगी वो एक ICU होगा, एक हॉस्पिटल का. राइट. अब जो फंक्शनल टाइप इसमें मोस्टली यूज़ होती है इस एरिया में, वो वही अगैन डिक्लेरेटिव है, वही एजर्टिव है. वाई? बिकॉज आप इन्फॉर्मेशन के कहाँ पे आपकी स्टडी सेटिंग है. एग्जाम्पल मिसाल, द स्टडी विल बी कंडक्टेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ICU ऑफ XYZ हॉस्पिटल फॉर एग्जाम्पल. तो अगैन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और एग्जाम्पल क्या, द स्टडी विल बी कंडक्टेड. तो और भी आगे आप देख सकते हैं, या मतलब ये तो इधर रुक रहा है ये सेंटेंस, बट आप फर्दर तो ज़ाहिर एक सेंटेंस तो नहीं लगते. तो हाँ, लेकिन मेजर टेंस जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ठीक है आपके पास.
Then let's talk about the duration of the study. Now, if I'm talking about the duration of the study, so this refers to the total time period during which the study is conducted, from the initial planning stages through data collection analysis. Basically, कितने टाइम में आपकी स्टडी ए से जेड तक कितने टाइम में आपकी स्टडी कंडक्ट हुई है, पूरा ड्यूरेशन क्या है, सही है। तो अब उसमें मैंने छोटी सी एग्जांपल लिखी कि फॉर मिसाल के तौर पे फॉर अ स्टडी असेसिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ अ न्यू डाइट ऑन अ डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक पेशेंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि उसके डाइट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं। तो द ड्यूरेशन 1 साल भी हो सकती है, जिसमें आप इनिशियल असेसमेंट्स, इंटरवेंशंस, फॉलो अप अपॉइंटमेंट सब मैनेज करें। 1 महीना भी हो सकती है, 1 महीने तो नहीं हो सकती, बट 1 साल, 6 महीने, 3 महीने कुछ भी हो सकते हैं, ज़्यादा कम आपके हिसाब से। तो अब इसमें जो टेंस इस्तेमाल होता है मोस्टली वही असर्टिव है, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन ही तो इसमें पुटअप कर रहे हैं ना। अगेन जो एग्जाम्पल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी विल बी 1 ईयर। अब आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी विल बी 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2024 टू मई 2025। तो जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है अगैन दैट्स द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और एग्जाम्पल जो इसमें है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी विल बी, तो द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी विल बी हाईलाइट्स दैट इट इज़ अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। Now let's talk about the sample size. If I'm talking about the sample size is the number of the participants that are included in the study. कि study में आपके कितने participants include हुए. It should be large enough to ensure that the study results are statistically basically sample size कि कितने size क्या है आपके sample का. Basically you know better than me कि what is the sample. What is the sample? तो बेसिकली ये साइज़ है आपके कि आपका सैम्पल कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पार्टिसिपेंट्स है तो कितने हैं स्टडी में और क्या हिसाब किताब है, तो उसमें आप एक छोटी सी एग्जांपल भी पढ़ लें, ठीक है। अब इसमें जो टेंस इस्तेमाल होता है अगैन इन्फॉर्मेशन है वो डिक्लेरेटिव है, एजेटिव सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि द सैम्पल साइज फॉर दिस स्टडी विल बी 200 पेशेंट्स। तो अगैन ये क्या है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और टेंस क्या यूज़ हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज मैं कह रही हूँ द सैम्पल साइज विल बी और द सैम्पल साइज फॉर दिस स्टडी विल बी। बात समझ आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैम्पलिंग टेक्निक। यहाँ पे आप बताते हैं कि आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। आप रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग की, या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की, या इस तरह जो भी आप टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सही है। तो उसमें आपकी अब यहाँ पे छोटी एक एग्जांपल मैंने लिखी, आप उसे पढ़ लें। अब इसमें जो अगैन क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट्स असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल में वो ये कि रैंडम सैम्पलिंग विल बी यूज्ड टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल डेटाबेस। तो अगैन दिस इज़ अ नॉलेज बेस्ड असर्टिव स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस, और इसमें जो टेंस यूज़ हो रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है अगैन, बिकॉज द रैंडम सैम्पलिंग विल बी यूज, जो कि ऑलरेडी इसको एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हाईलाइट कर देता है, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैम्पल सिलेक्शन के जो सैम्पल सिलेक्शन आप करते हैं, ठीक है, कि आपने जिसमें आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो उसमें अब आपको यूजेज की बता देती हूँ कि बेसिकली ये एसर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंसेस यूज़ होता है डेक्लेरेटिव में। इन जनरल अगर बोलूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ inclusion and exclusion criteria will be established to ensure appropriate participant selection। अगेन इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि मैं कह रही हूँ कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया विल बी राइट। तो अगेन ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आप कहोगे कि मैम हाउ इज़ इट अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो याद रखें बेटा, आप कहोगे यहाँ पे तो मैम जिन्होंने टेंसेस की क्लास ली है, जिनको ऑलरेडी टेंसेस का पता है, आपको इंशाल्लाह माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, तो आपको पता है कि विल बी तो कॉन्टिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो मैडम यहाँ पे तो विल भी आ चुका है, तो आप क्यों कह रही हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन बाय रूल, बाय बुक, बाय लॉ बेसिकली आप टेंस को आइडेंटिफाई उसके मेजर वर्ब से, मेन वर्ब से करते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर कि कॉन्टिन्यूस का मेन वर्ब तो आईएनजी होता है। यहाँ पे आईएनजी नहीं लिखा तो विल बी को आपने कॉन्टिन्यूस नहीं समझना जब तक कि मेन वर्ब ना, बिकॉज विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका मेन वर्ब नहीं है, और आपने टेंस को हमेशा मेन वर्ब से आइडेंटिफाई करना है। हाँ, मैंने आपको कहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करें, मैं करती हूँ, लेकिन वो आप अपने आप के लिए करते हैं, अपनी मदद के लिए, अपने आप को समझाने के लिए।
वरना बाय बुक, बाय रूल, बाय लॉ सबसे पहले आप मेन वर्ब देखें। तो मे बी ऐसा कोई सेंटेंस, जैसे अब यहाँ पे ये केस हमारे पास आ गया कि विल बी है, तो अब ये ऐसा केस है कि यहाँ पे विल बी है लेकिन आईएनजी नहीं है, तो कीप इन माइंड के रूल क्या कहता है कि आपने सबसे पहले मेन वर्ब की तरफ जाना है। तो चूँकि यहाँ पे मेन वर्ब ही कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं है, तो दैट इज़ वाई आप उसको यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। इट विल जस्ट बी अ सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मेरी बात की आपको समझ आ गई बेटा? ओके, नाउ अगैन कमिंग टू द, अब अलग से हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इंक्लूजन क्राइटेरिया की बात करूँ तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट पार्टिसिपेंट्स मस्ट हैव टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी। ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स के पास होने चाहिए स्टडी में इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ तो फॉर स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू फिजिकल थेरेपी टेक्निक फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या हो सकता है स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। एज में भी आपका हो कि 50 से 70 के बीच में, और वो पेशेंट्स जो लास्ट 6 मंथ्स में स्ट्रोक से डायग्नोज किए गए हैं, एंड वो जो कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे रहे हैं। तो ये आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। अब जो टाइप ऑफ सेंटेंस मोस्टली है वो असर्टिव है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, इन्फॉर्मेशन दे रही थी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, स्टेटमेंट है। जैसे एग्जांपल में आपको कहती हूँ पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी बिटवीन 50 and 70 years old, डायग्नोज्ड विद स्ट्रोक within the last 6 months and able to provide informed consent। तो अगेन मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट्स एन assertive सेंटेंस। और अब यहाँ पर जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो दे रही हूँ लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि उनका ये होना चाहिए। विल बी मैं नहीं कह रही, क्योंकि अगैन इंक्लूजन क्राइटेरिया में मुझे पता नहीं है कि कौन होंगे। ये मेरी एक सजेशन है, मेरा एक प्रपोज़ल है कि मेरे हिसाब से मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया ये है, ठीक है। ये होना चाहिए, होना चाहिए और होंगे में फ़र्क है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करूँ। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर आपको पता है कि किस पोर्शन में आपसे डिमांड क्या किया जा रहा है रिसर्च प्रपोजल के और क्या आपने प्रोवाइड करना है, तो ओनली एंड ओनली इन दैट केस आपको अंदाज़ा होना चाहिए और आपको पता होगा। इन ओनली इन दैट केस आप टेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सेंटेंस टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरा आपको मशवरा है कि जब आप मेरे पेपर के लिए आ जाएं फाइनल टर्म के, और आप जब एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिख भी रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल क्या है और उसका कौन सा पोर्शन आपसे क्या डिमांड करे। सिर्फ तभी आपको पता होगा कि कौन सा टेंस अप्लाई करना है और कौन सा फंक्शनल सेंटेंस के साथ आपने जाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, अच्छा क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट है पहले ये बता दूं, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि दैट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, जस्ट इन्फॉर्मेटरी सेंटेंस। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं बेटा। ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्क्वालीफाई करते हैं पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में होने से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रोक स्टडी, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया माइट बी, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया विल बी, या जो भी आप अब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखें, बिकॉज मैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, अब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आपको पता है कि क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मोस्टली जो है आप फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं। मिसाल को मैं कहूँ कि सिवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स ना हों, नहीं होंगे। अच्छा, और कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस जो अफेक्ट करती हैं मोबिलिटी को, जैसे कि आर्थराइटिस है, सिवियर केस ऑफ आर्थराइटिस, वो नहीं होना चाहिए। और पार्टिसिपेशन इन अनदर क्लिनिकल ट्रायल विद इन द लास्ट 3 मंथ्स, कि किसी और टाइप के क्लिनिकल ट्रायल में अगर वो उसने किया हो लास्ट 3 मंथ्स में, तो वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वो डाटा मेरा मिक्स हो जाएगा। तो उसमें जो फंक्शनल सेंटेंस टाइप है हमारे पास वो असर्टिव है, वही डिक्लेरेटिव है, तो इन्फॉर्मेशन ही। एग्जांपल में मैं कहती हूँ पार्टिसिपेंट्स विद सिवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अदर मेडिकल कंडीशंस अफेक्टिंग मोबिलिटी, और दोज इन्वॉल्व्ड इन अनदर क्लिनिकल ट्रायल विद इन द लास्ट 3 मंथ्स विल बी एक्सक्लूडेड। अब ये इसलिए मैं फ्यूचर में जा रही हूँ यहाँ पे, मैं इसलिए फ्यूचर में जा रही हूँ कि मुझे श्योरिटी है, मैं कंफर्म हूँ कि ये तो एक्सक्लूड होंगे, होंगे, तो होंगे इज अ फ्यूचर टेंस, तो अगैन दैट्स अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट्स डॉट will be excluded, वो ही आप डॉटेड लाइन्स में लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे नीचे मैंने आपको एक छोटी सी समरी दी हुई है, ठीक है, टेंसेस की,
जिसमें मैंने आपको स्टडी डिज़ाइन से लेके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया तक आपको टेंस और उसके आपको फंक्शनल सेंटेंस और उसका टेंस का एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एक समरी दिया हुआ टेबल। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। बेसिकली ये क्या होता है, डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व किया व्हेन यू गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि उसमें सर्वेज आ जाते हैं, सही है, या फिर ऑब्जर्वेशन आ जाती है, या और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं हमारे पास डाटा कलेक्शन के, ठीक है। तो अब उसमें आपके उसमें आप बहुत सारे सर्विस आप क्वेश्चनेयर मेथड से करते हैं और कुछ ऐसा फीडबैक वगैरह और कोई इंटरव्यू टाइप, बहुत सारे मेथड्स हैं डाटा कलेक्ट करने के। अब उसमें टेंस और सेंटेंस की हम बात करेंगे। तो द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड इन डाटा कलेक्शन इज़ फंक्शनल सेंटेंस टाइप। अब इसमें एजर्टिव है आपके पास, मोस्टली डिक्लेरेटिव, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही ज़्यादातर आप जो है ना, क्योंकि अब ये प्रपोजल है बेटा, कीप इन माइंड, आप उन्हें बता रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने सुपरवाइज़र को, आपने लिखा है ये प्रपोजल, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं इस तरीके से डाटा कलेक्ट करूँगा, मेरा ये मेथड हो गया। तो आप बेसिकली उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स। तो ये जो है आपके एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इसमें आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ, द डेटा विल बी कलेक्टेड थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज एंड स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर्स एडमिनिस्ट्रेड टू पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब ये डाटा कलेक्शन मेथड मैं बता रही हूँ। अब अगैन इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बिकॉज ये मैं कह रही हूँ कि मैं करूँगी, डाटा ऐसा होगा, ठीक है। तो अगैन एग्जाम्पल क्या, डाटा विल बी कलेक्टेड, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दैट्स अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें एडिशनल कुछ डिटेल्स हैं, जिसमें कलेक्शन टूल्स अगर आप मेंशन करते हैं तो उसमें जो अब जो कलेक्शन टूल्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ द क्वेश्चनियर्स विल इंक्लूड बोथ क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस टुगेदर एक्सपेंस। अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह कलेक्शन का प्रोसेस जो है, तो उसमें आप अगैन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। डाटा रिकॉर्डिंग में अगैन आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें। तो ये एक्स्ट्रा आपको मैंने एडिशनल डिटेल थोड़ा बता दिया कि डाटा कलेक्शन के डिफरेंट डोमेन्स बता दिए, ठीक है। और फर्दर आप आगे उसको पढ़ते जाएं जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाटा। अब कलेक्शन तो होगी, डाटा एनालिसिस क्या है। बेसिकली प्रोसीजर है जिसमें कलेक्टेड डाटा को आप एनालाइज करते हैं, आइदर आप क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, या फिर आप कोई मिक्स्ड मेथड इनका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अगैन अब इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड हो सकते हैं, जैसे कि ची स्क्वायर टेस्ट है टू आइडेंटिफाई को रिलेशंस बिटवीन पेशेंट डेमोग्राफिक्स एंड सेटिस्फैक्शन लेवल्स। आपके बहुत सारे सीनियर्स ये ची स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अटेन करने के लिए। तो अब ये बेसिकली यहाँ पे बताते हैं कि आप ये डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या। अब इसमें ज़ाहिर है अगैन इन्फॉर्मेशन है, तो द फंक्शनल सेंटेंस टाइप इज़ डिक्लेरेटिव एजर्टिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि द कलेक्टेड डाटा विल बी एनालाइज्ड यूजिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वो करने के लिए, ठीक है। तो अब जब ये मेरी एग्जांपल है, तो इसमें जो टेंस है वो क्लियर कट इज़ अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज मैं कह रही हूँ द डाटा विल बी कलेक्टेड और द डाटा विल बी एनालाइज्ड थ्रू दिस मेथड, जो भी है। तो अगैन मैं यहाँ पे जो मेजर टेंस, हमारे पास जो मेजर टेंस है, अगैन दैट्स द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हाँ, ऑलवेज कीप इन माइंड कि बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी, बहुत सारे टाइप ऑफ टेंसेस एक कैटेगरी में आ सकते हैं, बट आपने अगैन वो, जैसे आप सेंटेंस के लिए मेजर टोन देखती हैं, यहाँ टेंस के लिए भी आप मेजर टेंस देखती हैं कि मेजर टेंस कौन सा है। इसमें यहाँ पे मेजर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें भी एडिशनल डिटेल्स हैं, जैसे कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं या क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके फर्दर मैंने बताया हुआ है कि हर टाइप के लिए सेम गोज़ विद ऑल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, और मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं, ठीक है ना। उनकी भी आपको मैंने एक छोटी सी समरी टेबल बना दी है ताकि आपको चीज़ें इधर उधर ना हो, एक छोटा सा नोट लिख दिया है, प्लीज़ रीड इट थॉरली। Now let's talk about the ethical considerations portion. Ethical considerations basically वो principles या वो considerations होते हैं जो कि patient confidentiality या उनके consent को या उनके respect of for their rights, उसको जो है आप maintain करते हैं, sustain करते हैं, तो वो आपका ethical considerations portion बनाता है। फॉर इंस्टेंस नर्सिंग स्टडी की अगर बात करूँ तो रिसर्चर्स मस्ट obtain कंसेंट फॉर्म्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, सही है, उनसे आप कंसेंट फॉर्म साइन करवाएंगे और आप उनको ये बताएंगे कि उनका डाटा जो है आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस होगी, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। अब इसमें जो मेजर टेंस इस्तेमाल होता है
दैट इज़ अगैन एजर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल मैं आपको कह देती हूँ कि एथिकल अप्रूवल फॉर द स्टडी विल बी obtained फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB ऑफ XYZ हॉस्पिटल। ठीक है, अगैन अब मैं यहाँ पे एथिकल अप्रूवल की बात कर रही हूँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि फ्यूचर मोस्टली क्यों फ्यूचर टेंस है प्रपोजल में? बिकॉज प्रपोजल है, आप प्रपोज कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर स्टडी, राइट? तो अगैन द टेंस विच इज़ यूज्ड इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल जैसे फ्यूचर, जिस एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि एथिकल अप्रूवल विल बी obtained, तो अगैन आपको मेरी बात की समझ आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडिशनल डिटेल्स। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशनल डिटेल्स में हमारे पास इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, हमारे पास वॉलंटरी पार्टिसिपेशन की बात है, रिस्क एंड बेनिफिट की एक्सप्लेनेशन है, डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें अच्छा एथिकल हमारे पास रिपोर्टिंग है, आप इसको रीड कर लें थॉरली, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने बताया कि ये चीज़ें अगर आप करें तो उसकी एग्जांपल और उसका टेंस मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो बेसिकली ये डिटेल इसीलिए ही होती है कि आपको पता चले कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक है, अगैन मैंने एक छोटी सी समरी टेबल प्रोवाइड की हुई है एथिकल कंसिड्रेशंस के बारे में। तो कीपिंग इन माइंड एक छोटा सा एक नोट भी है कि यूजिंग असर्टिव सेंटेंसेस इंश्योर्स दैट द एथिकल कंसिड्रेशंस आर क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली स्टेटेड। कि ये बेसिकली असर्टिव सेंटेंसेस होते ही इसलिए हैं कि इंश्योर कर दे, असर्टिव सेंटेंसेस है भाई, कि इंश्योर करें कि जो एथिकल कंसिड्रेशंस है वो क्लियरली और कॉन्फिडेंटली स्टेट की गई हैं। And the use of the future indefinite tense throughout emphasizes the planned actions and commitments to ethical practices that will be followed during the research. This clear articulation is essential for demonstrating the study's compliance with ethical standards and for gaining approval from ethical review boards. ये तो खैर आप खुद भी पढ़ लें, उसको समझ लें, इसमें कुछ नहीं, ये सिर्फ नोट है ऊपर के बारे में। बहरहाल आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई एनी अदर क्वेश्चन यू कैन pin down in the comment box, right? And I hope कि आपको 100% समझ नहीं भी आई तो आपको 70% आई होगी। कीप इन माइंड ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ पेपर पर्सपेक्टिव। अगेन मेरे पेपर का आपको पता है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कंसेप्चुअल पेपर। आपको आपको टेंसेस आने चाहिए कि टेंसेस, आपको सेंटेंसेस का पता होना चाहिए। आप ये तीन चीज़ें आपको पता फिंगर टिप्स पे, आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको सेंटेंसेस आने चाहिए, बोथ हमारे पास फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस। ठीक है, और कहाँ पे क्या अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन आपको APA की समझ आनी चाहिए कि एक पेपर जो आप लिख रहे हैं तो आप पेपर का सेटअप कैसे करेंगे APA के अकॉर्डिंगली, तो आपको वो भी आने चाहिए। अगर आपको सब कुछ आता है तो यू आर वेल इक्विप्ड और आपका पेपर अच्छा होगा। एंड इंशाल्लाह आई होप द बेस्ट फॉर यू गाइज। विद दैट आई विल बी कंक्लूडिंग माई लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका आंसर मैं आपको दूंगी। नहीं भी दे पाई तो इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, तो विद दैट आई विल बी कंक्लूडिंग टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच। द क्लास इज़ डिसमिस्ड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।